हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की साइंस का यानी कि विज्ञान हिंदी मीडियम विज्ञान का लेसन नंबर 2 लेकर आए हैं। लेसन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। निलंबन क्या है? अब निलंबन को कैसे समझेंगे? हमने क्रियाकलाप किया था। क्रियाकलाप 2.2 में समूह स के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, मतलब ठोस द्रव में, मतलब ठोस के बाद द्रव में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण जो है घुलते नहीं है। विलय निलंबन वह विधि है जिसमें एक विषमांगी मिश्रण होता है और साथ ही साथ जो विलय पदार्थ, जो हम विलय पदार्थ, जिस पदार्थ को हम उसमें घोल रहे हैं उसके कण घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि से निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे निलंबन के गुणधर्म। निलंबन की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, तो निलंबन जो होता है विषमांगी मिश्रण होता है। यह कण आंखों से देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। ये कण जो होते हैं प्रकाश की किरण को जो फैला देते हैं जिससे प्रकाश जो है इनसे होकर गुजर सकता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। निलंबन जो होता है अस्थायी होता है, यानी कि जब इसको शांत छोड़ देंगे तो इसके जो कण है वो नीचे बैठ जाते हैं। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। यानी कि निलंबन जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद विलयन जो होगा उसमें प्रकाश की किरण का जो प्रकीर्णन जो तेज है वह कम हो जाता है या रुक जाता है, और इस वजह से हम उस विलयन में प्रकाश की किरण को देख नहीं पाते हैं। 2.2.3 कोलाइडी विलयन क्या होता है? तो क्रियाकलाप 2.2 में समूह द के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। इसमें कणों का जो आकार होता है वह छोटा होता है और इसलिए यह मिश्रण समांगी जैसा दिखता है। लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे कि दूध। जैसे दूध में पानी मिलाने पर पानी नहीं दिखता है, लेकिन दिखता ऐसा है कि पानी की मात्रा ज्यादा होने के बाद भी जो है दूध दिखता है। कोलाइड के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे द्रव। ये यहां सारणी में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। द्रव में हो जाएगा परिक्षेपण माध्यम, जो गैस में होके एरोसोल बन जाता है, और उदाहरण कोहरा हो जाएगा, बादल, कुहासा। ठोस में जब गैस मिलती है तो एरोसोल के प्रकार होता है उसका, और धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। गैस द्रव में जब मिलती है तो फोम बनता है, जैसे शेविंग क्रीम। द्रव में मिलता है तो इमल्शन बनता है, जैसे दूध, फेस क्रीम। ठोस द्रव में जब मिक्स होता है तो सोल बनता है, जैसे मैग्नीशिया, मिल्क या कीचड़। गैस ठोस में जब मिलता है तो फोम बनता है, फ्रोम, रबड़, स्पंज, प्यूमिस। द्रव जब ठोस में मिलता है तो जेल बनता है, जैसे जेली, पनीर, मक्खन आदि। ठोस जब ठोस से मिलता है तो ठोस सोल बनाता है, रंगीन रत्न पत्थर, दुधिया, कांच इत्यादि। तो ये सब कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण हैं। जो कोलाइड के कण होते हैं वे छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है। प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम टिंडल प्रभाव कहते हैं। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने का कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। आपने देखा होगा कि जो कच्चे घर होते हैं या जो हमारा घर होता है जहां पूरी तरीके से पेड़ को छोटा सा छिद्र हो, वहां से जब सूर्य की किरण जब हमारे घर में अंदर आती है तो हम उस सूर्य की किरण में मौजूद छोटे छोटे धूल के कण उसमें देख सकते हैं। तो यही आपका टिंडल प्रभाव कहलाता है।
अब हम यहाँ पर कोलाइड के कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जाए, मतलब ये कण इतने छोटे होते हैं कि हम नग्न आंखों से इनको नहीं देख सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, मतलब प्रकाश की जो किरण होती है उसको भी ये फैला देते हैं और इससे उसका मार्ग जो है सुगम हो जाता है। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक क्रियाकलाप 2.5 में हम देखेंगे द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलाइड विलयन परिक्षेपित प्रावस्था या और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षेपित कण जो कि कोलाइड रूप में रहता है उसे परिक्षेपित अवस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षेपित अवस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइड को परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षेपित प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब नेक्स्ट आगे है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। अगर कोई मिश्रण है तो उसमें से हम उसके अलग अलग पदार्थ को कैसे किस प्रकार हम अलग अलग करेंगे, पृथक करेंगे, यही हम पढ़ेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि प्राय प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जिसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में से बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके द्वारा हम एक मिश्रण, दो मिश्रण अगर हैं तो उनमें से किसी एक पदार्थ को हम अलग कर लेते हैं। 2.3.1 यानी कि 2.3.1 रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। देखिए, क्रियाकलाप 2.4 आधा बीकर जल से भरा हुआ लेंगे। बीकर के मुख पर वॉच ग्लास रखेंगे। कुछ बूंद स्याही वॉच ग्लास पर डाल देंगे। अब बीकर को गर्म करना शुरू करेंगे। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि वॉच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। जब वॉच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे ध्यान से देखें और प्रेक्षित करें। इस तरीके से हमें ये वाष्प भाप बनकर उड़ रही है, ये स्याही यहाँ पर जमा हो रही है और ये वॉच ग्लास है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बीकर बना हुआ है और इसमें हमने जल लिया और इसको हम गर्म कर रहे हैं। देखिए, हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं, मतलब वाष्प भाप बनाकर हम उसको उड़ा सकते हैं। दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। आजकल हम बाजार में संपूर्ण यानी कि फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड प्रकार के दूध पॉलीपैक अथवा टेट्रापैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है, मतलब अलग अलग मात्रा में फैट इनमें पाया जाता है। क्रियाकलाप 2.5 एक परख नली में थोड़ी सी संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लेंगे। वह दूध लेंगे जिसमें पूरी क्रीम मिली हुई है। अपकेंद्री बल से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करेंगे। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग होने वाली मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं। मथनी से मथेंगे ताकि उसमें से मक्खन बाहर निकल आए। यदि नजदीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहां जाएं और पूछें वे क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं, वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल आते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। अब अनुप्रयोग, इसके प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है कि जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में इस विधि का उपयोग किया जाता है। डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में इस विधि का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में भी अपकेंद्रीय यंत्र का उपयोग किया जाता है। 2.3.2 अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। यहां पर भी हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 2.6 आइए कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल को जल से पृथक करने का प्रयास करेंगे। मतलब
मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालेंगे। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल और तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाए। पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को खोलेंगे और सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लेंगे। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे स्टॉप कॉर्क को बंद कर देंगे। ये स्टॉप कॉर्क है ताकि पानी निकल जाए नीचे नीचे और तेल ऊपर रहे। जब जहां तक तेल रहे वहां पर उस स्टॉप कॉर्क को फिर से बंद कर देंगे। अनुप्रयोग। अब तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में इसका उपयोग किया जाता है। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग यानी धातु मल को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। मतलब घनत्व होने के कारण, तेल हल्का होने के कारण पानी पर तैरता है और उनको इस तरीके से अलग अलग किया जा सकता है। अगला है हमारा नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। अब अमोनियम क्लोराइड और नमक दोनों मिक्स हो गए, कैसे अलग अलग करेंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातन हो सकने वाले अवयव हों को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों इस प्रकार में नमक से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं।